गौतम कुमार सिन्हा। यस। आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर 2017 में पास। 2017। तो किस विषय से आपने किया ग्रेजुएशन? इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। इकोनॉमिक्स। अब चाहे तो मार्क्स को हटा भी सकते हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने सुना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है? एग्जाम्पल के साथ बताइए। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल क्या कंजम्पशन करता है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसका किस लेवल पे सेटिस्फैक्शन आता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील होता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल मैक्रो लेवल ऑफ द इकोनॉमी से डील करता है, जैसे इन्फ्लेशन से, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल से, इस तरह से चीज़ों से मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। अच्छा, अभी एमएसएमई के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है और हाल में भी अखबारों में ऐसा कुछ आया था सुधार के बारे में। तो देश की इकोनॉमी को बेहतर करने में एमएसएमई की क्या भूमिका हो सकती है? आप अपनी तरफ से बताइए। सर एमएसएमई है एक माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, जिसमें आज के टाइम में जीडीपी का 42% हिस्सा जो है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है। प्लस ये जो जैसे कि बिहार में जो स्मॉल इंडस्ट्री लेवल या कॉटेज इंडस्ट्री लेवल भी एमएसएमई से डील कर सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ऑप्शन मिलता है, दूर दराज में भी, लो कॉस्ट में भी, लो कैपिटल में भी। एमएसएमई का फुल फॉर्म बताइए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका कुछ रेंज है क्या? इसमें डिफरेंसेज के लिए कुछ ऐसा कुछ रेंज है? यस सर। क्या है बताइए। सर अभी कॉल नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं है। अच्छा, बैंकिंग के बारे में बहुत आपने पढ़ा होगा, मनी एंड बैंकिंग तो इकोनॉमी में पढ़ा होगा आपने। यस सर। तो बैंक में एनपीए काफ़ी बढ़ता जा रहा है अभी। यस सर। एनपीए बढ़ने के, एनपीए पहले होता क्या है ये आप बताइए, इसके क्या कारण है? एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब जो बैंक लोन देती है उसका अगर डिफ़ॉल्ट जो हो जाता है 90 डेज से ज़्यादा अगर वो उसका लोन रिपे नहीं होता ड्यू डेट से, तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में वो उसको करते हैं, ऐड करते हैं और उसको एनपीए घोषित करते हैं। उसमें कुछ एनपीए टाइप 1 टाइप 2 ऐसा भी कुछ है? यस सर। अगर वो एनपीए अगर 1 साल तक है तो वो टाइप 1 में आता है, अगर वो 1 से 2 साल में है तो वो फिर टाइप 2 में करते हैं, और जो टाइप 1 और टाइप 2 में करते हैं तो जो सिक्योर्ड एसेट्स होता है और जो अनसिक्योर्ड एसेट्स होते हैं उनके लिए आरबीआई का रेगुलेशन होता है कि कितना परसेंट हमें उसको अपने एसेट्स को उसके लिए अलग करके रखना है अगर वो नहीं होता। अच्छा, अभी जो वर्तमान समय में बैंकों का विलय हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ऐसे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इसके फ्यूचर दिख रहे हैं? ये सर, ये बैंक कंसोलिडेशन का सर 1991 से ही नरसिम्हम कमेटी का रिकमेंडेशन रहा है। जो कंसोलिडेशन करते हैं अभी, जैसे कि पहले 22 पब्लिक सेक्टर बैंक था, अभी 11 किया गया है, तो इससे जो बैंक का है वो कैपिटल काफ़ी इनलार्ज होता है, प्लस एक बैंक को कुशन भी मिलता है ताकि अगर रिस्क होता है तो उसको जैसे कि एनपीए बढ़ता है तो उसको वो डील कर सके और एक लार्जर इन्वेस्टमेंट को वो लोन प्रोवाइड कर सके ग्लोबल लेवल का बैंक बनाने के लिए। एक चीज़ और आप बता सकते हैं कि डॉलर, रुपीज़ और पेट्रोल, इवन कि सोना, इसका जो रेट फिक्सिंग होता है तो कैसे कैसे होता है? डॉलर के बढ़ने से बाकी सब पे क्या असर पड़ेगा, या डॉलर के घटने से क्या असर पड़ेगा, या पेट्रोल का दाम अभी बढ़ रहा है तो रुपीज़ पर क्या असर होगा, गोल्ड पे क्या असर होगा, इसको क्लियर कर पाएंगे? ये सर, डॉलर के बढ़ने से हमारे सर अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमारा कैसा है, अगर हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है
तो हमारे रेवेन्यू पे और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट करता है सर। और उसी तरह से पेट्रोल के प्राइसेस से अगर बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट से, तो हमें एक ज़्यादा पैसा पे करना होगा और हमारा रुपी जो है वो फर्दर डिप्रिसिएट करेगा, उसका वैल्यू डॉलर टर्म्स में फर्दर और डाउन होगा। गोल्ड का भी सर वही है, अगर जैसे हम इंडिया में गोल्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा है और गोल्ड हमें बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता है जैसे पेट्रोल का है, तो अगर गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता है तो उस पर भी जो रुपी हो या फिर रुपी का डिप्रिसिएशन होता है और उसका वैल्यू डाउन होता है। अच्छा चीज़ और बताइए, आपने करंट अकाउंट के बारे में चर्चा किया, इसमें क्या होता है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, आपने पढ़ा है? तो अभी कौन कौन से अकाउंट पे कन्वर्टिबिलिटी 100% है? सर ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज पे 100% है, रेमिटेंसेस पे 100% है, और जो इंटरेस्ट हम बाहर से जो हमें मिलता है, इंटरेस्ट इनकम मिलता है या फॉरेन से इनकम मिलता है, वो 100% है। कैपिटल अकाउंट पे पूरी तरह फुली कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब पार्शियली कन्वर्टेबल है। कैपिटल अकाउंट पे पार्शियली कन्वर्टेबल कन्फर्म पढ़ा है आपने? यस। अच्छा, आपने जब इकोनॉमिक्स किया, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी भी आप रखते हैं, तो ये बताइए कि सिविल सेवा में इकोनॉमिक्स की क्या भूमिका होगी, आपको क्या लाभ मिलेगा इससे? मेरा जो इकोनॉमिक्स का नॉलेज रहेगा उसको बेस से करते हुए, जैसे बिहार में रिसोर्सेज का कमी है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन, उसको बेटर ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, और जो इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो, उसको डेटा के थ्रू एक डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन दिया जा सकता है इसके लिए। और जब ऐसा नहीं होगा, जैसे हमारे कोई विद्यार्थी, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो ऐसा विद्यार्थी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आया हो, है ना, तो वो बेहतर चला सकता है, इकोनॉमिस्ट को तो वो रख सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक अपना यूजफुलनेस है, और इकोनॉमिस्ट जो है वो भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आता है, क्योंकि आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एक मेजर सेक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए, जो अगर स्पेशलिस्ट नॉलेज लेके आता है तो वो वर्थफुल होगा इसके लिए, तो आप बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो बताइए कि आप किसी अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी रूप में आपकी नियुक्ति हो जाती है, वहाँ ऑफिस का संचालन में जो खर्च है, उस खर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए, या प्रोजेक्ट में कह सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए आप क्या क्या स्टेप उठाएंगे? पहला मेरा होगा कि इसको जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बेटर तरीक़ा से डिवाइड किया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े वर्क का। दूसरा उसे कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कॉस्ट को कम करने की कोशिश किया जाना चाहिए। तीसरा एक सोशल ऑडिट की तरह करना चाहिए सिटीजन चार्टर के थ्रू भी, कि अगर उनको कोई दिक्कत आती है इससे तो कॉस्ट कटिंग का जो भी ऑप्शन होगा वो करना चाहिए। ठीक। आपके सजेशन से लगता है कि आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं या इकोनॉमिक एडवाइज़र बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनने का गुण नहीं लग रहा है आपने? तो जो कमी होगा सर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। डाटा आप तैयार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग एंड दैट इज़ द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर। सो यू आर जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप वो चीज़ें कैसे करेंगे? आपको इम्प्लीमेंट करना है ना कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना है? सर जो मेरा जैसे मैंने बताया, जो डेटा ड्रिवन बताया, वो एक मेरा प्लस पॉइंट बताने की कोशिश किया। जो मैं एक इकोनॉमिस्ट एज ए इकोनॉमिक नॉलेज जो लेकर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, उसको कैसे यूज़ करके एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकूंगा। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ज़रूरत है लोगों को समझना, लॉ एंड ऑर्डर, चाहे अदर प्रॉब्लम जो भी हो, उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इसको यूज़ करते हुए। तो ये आप बजट आपने पढ़ा है? ये जीरो बजट का कॉन्सेप्ट क्या है? सर जीरो बजट का कॉन्सेप्ट है जैसे कि जब हम नया बजट पेश करते हैं
तो जो ओल्ड स्कीम्स जो है उसका एफिशिएंसी, उसका रिजल्ट को हम एक फीडबैक की तरह देखते हैं, उसका क्या रहा है रिजल्ट, और उसी के तहत जब नया बजट हम पेश करेंगे तो अगर उस जो अर्लियर स्कीम्स जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाकर एक नया स्कीम अलग ढंग से लाने की कोशिश करेंगे। ये जीरो बेस्ड बजटिंग। आप अपने अनुमंडल में जीरो बजट स्टार्ट करना चाहेंगे? जी सर, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ जीरो बेस्ड बजटिंग करना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको आप टैकल कर सकेंगे, यस कैसे करेंगे आप? सर, अभी जैसे हम बिहार में देखते हैं कि जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो जो यंग पीपल हैं उनको नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेंगे। जो इंडस्ट्रीज़ का जहाँ स्कोप बिहार में बनता है वहाँ इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश करेंगे। बेटर ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरह जवाब दीजिए आप, फिर या तो आप पॉलिटिकल एजेंट की तरह बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडी की तरह बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएंगे, वो मेरा क्वेश्चन है। सर, जो स्कीम्स गवर्नमेंट की आएंगी इसके लेके एम्प्लॉयमेंट से लेकर, जैसे एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। जैसे सरकार कहती है कि महिलाओं को कि जो उनका लोन दिया जाएगा 5 लाख तक बिना ब्याज के, और अगले 5 लाख जो है वो 1% ब्याज पे, तो उस तरह के स्कीम्स को भी हम बेहतर इस्तेमाल करके लोगों को रोजगार पहुंचा सकते हैं। नीतीश सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे खास करके रोजगार के मुद्दे पे? 5 बिंदुओं में आप बताइए कि लगभग तीसरा कार्यकाल नीतीश जी का चल रहा है, इसके बावजूद रोजगार की समस्या बिहार में हल नहीं हो पाई है, बड़े पैमाने पे पलायन जारी है। कोरोना में आपने देखा कि एक त्रासदी के तौर पे दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर आए, आपने बस कुछ चावल चना पकड़ा दिया, कुछ डिटेंशन कैंप्स टाइप से आपने उनको मेडिकल कैंप्स में रख के फिर विदा कर दिया। नीतीश सरकार को क्या करना चाहिए रोजगार की समस्या को हल करने के लिए? सर, जैसा अभी मैंने कहा सर कि जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे बिहार का वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 75% है, तो हमें इससे निकालना चाहिए। पॉइंट वाइज सर, मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा कि इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 15 साल में इंडस्ट्री नहीं लग पाया है। हाँ, इस बात पे तो फिर इंडस्ट्री वाला सजेशन कैसे काम करेगा आपका? सर, जिस कारण नहीं लग पाया, अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा हो या फिर सुशासन है हमारे वहाँ, तो बिहार सरकार सुशासन की सरकार कही जाती है, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के सवाल उठा रहे हैं। सर, बिजनेस बॉडी से ही मीटिंग करके उनसे उनका ग्रीवांस को पूछा जाएगा कि कहाँ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उससे रिलेटेड फिर हम उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश। नेक्स्ट पॉइंट सर, दूसरा लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है जैसे फुटवेयर है, लेदर है, इस पर मेरा फोकस रहेगा। तीसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज रहेगा, जैसे टेक्सटाइल का हो, जूट का हो, शुगर का हो, कॉटन का हो, इस पे फोकस रहेगा। इसके अलावा सर ह्यूमन रिसोर्स पे मेरा फोकस इम्प्रूव करने का रहेगा, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पूरे विश्व में रिसोर्सेज की कमी होते जा रही है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज जितने हैं सारे खत्म होते जा रहे हैं, आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, तो क्या वैकल्पिक उपाय किए जा सकते हैं विश्व स्तरीय सरकारों द्वारा जिससे जो भी संसाधन हैं आने वाली जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति कर सके? ऐसे क्या वैकल्पिक आप क्षेत्र देख रहे हैं जहाँ पे सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके? रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो उनका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी रिसाइकल से एक साइक्लिक मेथड कहा जा रहा है कि हमें यूज़ एंड उसको बार बार यूज़ करना चाहिए, उसको जो ख़राब होते हैं उसको रीफर्बिश रीमैन्युफैक्चर करके एक साइक्लिक थ्योरी देने की कोशिश की गई है सर। इसके अलावा नए नए क्षेत्र आपको बताने हैं, जो है हमारे पास वो तो है, उसका ऑप्टिमाइज यूज़, और क्या एवेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं जहाँ पे सभी देशों की सरकारों को उस पर प्रयास करना चाहिए?
इन्वायरमेंट जो वातावरण है और रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन के लिए। आप फिल्में देखते हैं? यस। लास्ट फिल्म आपने कौन सी देखी थी? दंगल देखी थी। दंगल देखे थे। दंगल से आप 5 पॉइंट्स निकालिए जिसको आप प्रशासन में इस्तेमाल करना चाहेंगे। दंगल मूवी में दिखाया कि हमें बार बार अपने जो गोल है उसके लिए जूझते रहना चाहिए। बहुत सारे नेक्स्ट पॉइंट हमें एक रोल मॉडल खोजना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। थर्ड पॉइंट मेरा होगा कि बहुत कोई होंगे जो हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। फोर्थ पॉइंट। और पांचवा है एक क्यों कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे एक पर्सनल कनेक्ट होना चाहिए उससे, जिसके कारण आपके पदों की वरीयता क्या है? सर मेरा प्रेफरेंस पहले BAS है, BPS है। BAS की हायरार्की क्या है? सर पहले सीनियर डिप्टी कलेक्टर है, उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी। नहीं, ये गलत हो रहा है। सॉरी सर। BAS अगर आपका बिहार प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाता है तो आपको सबसे पहले किस पद पे तैनात किया जाएगा? सीनियर डिप्टी कलेक्टर या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पर। आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ हो, वो किसी पद पे है, जानकारी है आपको? नहीं सर। सीनियर डिप्टी कलेक्टर तो तुरंत आप नहीं बन पाएंगे, तुरंत उस पद पे आपको नहीं रखा जाएगा। तो बिहार प्रशासनिक सेवा के चयन, अब बिहार पुलिस सेवा में नहीं जा रहे हैं, बिहार फाइनल सेवा है इस बार? नहीं है। तो बिहार पुलिस सेवा आपने लिया, बिहार प्रशासनिक सेवा, उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोग ये जॉब छोड़ के जा रहे हैं। लंबा वर्किंग आवर, डायबिटीज़, शुगर, बहुत सारी बीमारियाँ, 24 वर्किंग आवर होगा आपका। ऐसे में आप अपने परिवार के लिए समय कैसे निकालेंगे? अपना व्यक्तिगत जीवन और ये जो आपका प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस कैसे बनाएंगे आप? ये इसमें जाने का जो डिफिकल्ट जो जॉब उसका स्ट्रक्चर है, ये मुझे जानकारी है, इसके लिए मैं अपने आप को तैयार रखा। और मैं पर्सनल लाइफ और जो पब्लिक लाइफ है उसको अलग करूँगा और दोनों के प्रति मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उसको पूरा करने के लिए। आपकी वाइफ की मान लीजिए डिलीवरी होने वाली है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ इंजरीज वगैरह हैं, और उसी बीच में अनुमंडल के किसी ऑफिस में वहाँ आग लग जाती है, कैसे मैनेज करेंगे दोनों के बीच में, कैसे सामंजस्य बनाएंगे, किसको वरीयता देंगे? अगर मेरी वाइफ का होगा तो पहले मेरे परिवार के और लोग भी उम्मीद करता हूँ मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ मेरी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो मेरे अनुमंडल में मेरा जॉब है उसको लेके मैं जानकारी लूँगा और अपने सीनियर और मेरे जो साथ काम करते हैं उनसे मिलके मैं कोशिश करूँगा काम करने का। और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो तो अपने परिवार पे जिन पे मैं भरोसा करता हूँ उन्हें हॉस्पिटल में रखकर मैं अपने काम पर जा सकता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? यस। कौन सा न्यूज़पेपर? मोस्टली सर द हिंदू पढ़ते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर कौन है? पेगासस क्या है? पेगासस पेगासस एक स्पाईवेयर है जो NSO ग्रुप है, कंपनी का, प्राइवेट कंपनी है इजराइल का, वो स्नूपिंग करने का उसको चार्जेस ये स्पाईवेयर क्या होता है? सर जो टेक्नोलॉजी है जैसे मोबाइल हो या इंटरनेट के थ्रू वो एक उसमें हैक करने की कोशिश करता है ताकि उसके जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो उससे ले सके। तो अभी क्यों चर्चा में है, भारत में क्यों चर्चा में है? सर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक NGO है उसने ये पब्लिश किया है कि लगभग 50,000 नंबर आए हैं जो
पेगासस के थ्रू वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा श्योर नहीं है कि वो किए हैं, बट वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो भारत में क्यों इतनी चर्चा है इसकी? तो भारत में, क्योंकि इसमें इंडिया में भी करीब 300 नंबर मिले हैं, जिसमें 40 जर्नलिस्ट के हैं, कुछ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, 2 मिनिस्टर्स के भी हैं। तो वो इलीगल एक स्नूपिंग का केस आता है, इसलिए चर्चा है। तो ये किसी सरकार क्या ये नहीं कर सकती है इसी के बारे में, अगर किसी को उसको शक है कि गैर कानूनी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उसके फ़ोन से या उसके अन्य चीज़ों के डाटा का जासूसी वो नहीं कर सकती है? सर, कर सकती है। मतलब किस कानून का या क्या उल्लंघन हो रहा है इससे? सर, ये IT एक्ट 2000 के तहत इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कर सकती है, पर इसके लिए एक बाकायदा एक रूल है, जैसे कि होम सेक्रेटरी जो होते हैं वो इसको ऑथराइज करते हैं, तब जाके इसको किया जा सकता है। अनऑथराइज एक्सेस एक राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ये एक फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेसी लोगों को मिला हुआ है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है क्या राइट टू प्राइवेसी? सुप्रीम कोर्ट ने कुट्टा स्वामी जजमेंट में ये बताया था कि आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है राइट टू प्राइवेसी। इसी से जुड़ा हुआ एक डाटा प्रोटेक्शन का मामला है, ये क्या है? डाटा प्रोटेक्शन बिल भी पेंडिंग है, तो क्या है इस डाटा प्रोटेक्शन में? डेटा प्रोटेक्शन है जैसे कि जो हमारा पर्सनल डेटा है, पर्सनल डेटा को भी हम सेंसिटिव डेटा या नॉन सेंसिटिव डेटा, स्ट्रेटेजिक डेटा इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो उसका मिसयूज़ ना करें या कमर्शियल यूज़ ना करें, जिसका इंडिया को ड्यू जो उसका होना चाहिए रेवेन्यू वो नहीं मिलता हो, या उसका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो, इसी को रोकने के लिए पर्सनल डेटा डेटा प्रोटेक्शन बिल जो भी पेंडिंग है वो आ जाएगा तो हमारे आपके डेली लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और नहीं रहने से क्या नकारात्मक या सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा आने के बाद? अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल आ जाएगा तो अगर हमारा डेटा का मिसयूज़ होता है तो हम किसी को अकाउंटेबल बना सकते हैं। जो डेटा हमारा कलेक्ट करता है, जो भी कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो एक डेटा फिड्यूशियरी के तरह काम करती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि इसका मिसयूज़ ना हो। अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल आया तो क्या सरकार को हम लोग उसके लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? अगर सरकार कुछ इस तरह का करती है तो उसमें कुछ ऐसा है प्रोविजन? जो बिल है आया है उसमें एक सरकार को एग्जम्पशन मिला है कि अगर सरकार चाहे तो नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे उसको यूज़ कर सकती है बिना जो लोग हैं उनके एग्रीमेंट के। क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टूल पे फंक्शन करता है। आज के टाइम में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे मोस्ट पॉपुलर में बिटकॉइन है, जो कि एक जो रेगुलेटेड जो होते हैं लीगल टेंडर किसी कंट्री के, उससे अलग है। बट क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल करेंसी में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम? डिफरेंसेस हैं सर। क्या डिफरेंस है? क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल करेंसी है, बट जो क्रिप्टो करेंसीज है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो मशीन ब्लॉकचेन पे काम करती है, और रेगुलर करेंसी जो होता है उससे रेगुलर नहीं, डिजिटल करेंसी बताना है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है, डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी। सर, क्रिप्टो करेंसी अभी जो सेंट्रल बैंक है उससे रेगुलेटेड नहीं है। जो डिजिटल करेंसी जैसे रुपी का भी जो डिजिटल करेंसी है वो रेगुलेटेड है। रुपी का डिजिटल करेंसी है जो कैश फॉर्म में आज न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, भी आजकल चर्चा में है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अभी भारत में डिजिटल मुद्रा लाने की वो लोग सोच रहे हैं, उस पर आगे काम हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी बोला है, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी। सर, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ा। इधर हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है विशेष इस्पात, स्पेशल स्टील, सुना है क्या आपने? कुछ इस पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इस पर कुछ योजना? इस्पात मंत्री का पहले नाम बताइए, भारत के इस्पात मंत्री कौन है? स्टील मिनिस्टर CRCP।
कुछ विशेष स्पार्क क्या है, अन्य सामान्य स्पार्क से कैसे अलग होता है? अभी पढ़ा था पर मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा था। अच्छा, आपने एनपीए के बारे में बहुत कुछ कहा है। बताइए कि एनपीए को देखते हुए बैड बैंक जो है, इसका कॉन्सेप्ट है, बता सकते हैं कि बैड बैंक क्या है? बैड बैंक एक बेसिकली एक बैंक बनाया जाएगा जिसके कारण जिससे जो एनपीए है जो सारे कमर्शियल बैंक का, वो एक बैंक में उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, और वो जो बैड बैंक है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को फर्दर दे सकती है ताकि जितना मैक्सिमम हो सके उसका वापस लिया जा सके, रिकवरी किया जा सके, ताकि जो अदर कमर्शियल बैंक है उस पर एनपीए कम हो और प्रोडक्टिव कैपिटल ज़्यादा हो ताकि वो फर्दर लेंडिंग कर सके। अच्छा, आजकल जो है टीका एक्सप्रेस काफ़ी चलन में, चर्चा में, न्यूज़पेपर। बताइए टीका एक्सप्रेस क्या है? सॉरी, टीका एक्सप्रेस। अच्छा, पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग दोनों में क्या अंतर है? पंचवर्षीय योजना जो वो 5 साल जो अगले हैं उस पर एक पॉलिसी की तरह लाते थे कि क्या मेरा किस एरिया में मेरा फोकस रहेगा, और नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन जो पहले था उसी को हटा कर लाया गया है ताकि स्टेट्स का भी एक मेजर इसमें रोल रहे। प्लानिंग कमीशन में पहले कहा जाता था कि ये टॉप डाउन मॉडल है जिसमें सेंटर का ज़्यादा रोल रहता था। अच्छा, अमृत मिशन के बारे में पता है? सॉरी, अमृत मिशन अच्छा, अभी हाल ही में महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी कुछ किया है, और बहुत सारे जो है मतलब प्रोत्साहन के रूप में, जैसे 12 पास करने पे 25,000, BA पे 50,000। आपको क्या लगता है कितना फायदा इसका हुआ? मेरे पास में डेटा नहीं है बताने के लिए अभी कि कितना फ़ायदा हुआ है, पर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे जो स्कूल में इन्वॉल्वमेंट था वुमेन का या जॉब में जो उनका भागीदारी था वो कम था, वो अब काफ़ी बढ़ेगा, उनको फॉर्मल सेक्टर में आने में मदद मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब खाली समय में, आपका जब खाली समय होता है तो क्या करना पसंद करते हैं? जैसे पॉडकास्ट सुनना या कुछ बुक्स रीड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, यूट्यूब वीडियोस देखना, इन सब चीज़ों में। पॉडकास्ट सुनना तो किस प्रकार से मतलब कि आपको रिलैक्स करता है या क्या फ़ायदा इससे होता है? सर, किसी भी इशू जैसे कि इकोनॉमी का इशू हो तो जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट होते हैं वो किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तो खाली समय में आप कुछ करते हुए भी उनका बातों को सुन सकते हैं, कुछ एक्सप्रेशन नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और बुक्स भी पढ़ते हैं आप? किस प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं? हिंदी इंग्लिश दोनों तरह, नॉन फिक्शनल। अभी हाल फिलहाल में आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है? सर, इंग्लिश में सर एनिमल फार्म पढ़े और हिंदी में चित्रलेखा। अच्छा। तो इस समय आपके पास इतना मिल जाता है तैयारी करने के साथ साथ ये सब करने का? सर, दिन में सर मैं 8 घंटे के आसपास पढ़ता हूँ, उसके बाद जो मेरे पास समय मिलता है जो अदर बेसिक नेसेसिटी है उसके अलावा तो उस टाइम में समय करता हूँ। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में इतना अच्छा पढ़ाई किया है, बाकी आपकी हॉबी भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो आपने अपने जीवन से भी बहुत कुछ सीखा होगा। आप बताइए कि आपके जीवन की फिलॉसफी क्या है? ऐसा कभी इस पर चिंतन नहीं किया। फिलॉसफी सर मेरा सिंपल में ये हो सकता है कि मुझे जो काम दिया गया है उसको अच्छे ढंग से करूँ
अपने जो लाइफ है उसको जितना मेरे पास रिसोर्सेज हो उसको यूटिलाइज करके अपने लिए भी एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, दूसरों को भी जितना मेरे से हेल्प हो पाएगा उतना करूँ। ओके, कर सकते हैं। थैंक यू सर।